भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। वोट बैंक की इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई राजनीति करता है तो वो बीजेपी और प्रधानमंत्री करते हैं। हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निदेशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉमन सिविल कोड पर दिए गए बयान के बाद देश में सियासी बहस शुरू हो गई है। देश के विपक्ष को लगता है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है और इसी विपक्ष के सहारे मुस्लिम कट्टरपंथी खुद को पीड़ित बताने की भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कोई भी कट्टरपंथी ये बताने को तैयार नहीं कि अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो न सिर्फ देश के नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे, बल्कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को लेकर सदियों से चल रहा शोषण भी खत्म हो जाएगा। हालांकि कॉमन सिविल कोड से सभी धर्मों को फायदा होगा, लेकिन सबसे अधिक अधिकार जो है मुस्लिम समाज की महिलाओं को मिलेंगे। दरअसल मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि कॉमन सिविल कोड के जरिए देश में महिला के हक में मुस्लिम कानून बने। मुस्लिम समाज में 4 शादियों पर रोक लगे, शादी की उम्र 18 और 21 की जानी चाहिए। मुस्लिमों की शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए और मां को भी गार्जियनशिप का अधिकार मिले और तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिले। साथ ही महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक मिले और संविधान से मिले वो सारे हक मुस्लिम महिलाओं को मिले जो हिंदू महिलाओं को मिलते आए हैं। औरत यही चाहती है कि उसकी शादी हो तो वहाँ उसे रिस्पेक्ट मिले, उसे मान सम्मान गरिमा मिले, उसे उसके अधिकार मिले। तो ये तो सभी औरतों को मिला हुआ है। जैसे हिंदू मैरिज लॉ की वजह से हिंदू औरतों को सारे राइट्स मिले हुए हैं, क्रिश्चियन औरतों को भी सारे राइट्स मिले हुए हैं। क्योंकि मुस्लिम कानून हमारे देश में नहीं बनाया है। अभी भी हमारे देश में 1937 का शरिया एप्लीकेशन एक्ट लागू है जो ये सारी बातों पे खामोश है। तो हम यही चाहते हैं कि हमें समान अधिकार मिले। लेकिन देश के कट्टरपंथी सोच के मौलाना सरकार की कॉमन सिविल कोड की पहल को भी शक की नजर से देख रहे हैं। दरअसल खुद को मुस्लिम समाज का रहनुमा बताने वाले मौलानाओं का मानना है कि कोई भी सरकार शरीयत के आधार पर बने कानूनों में बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है और यही वजह है कि ये मौलाना और उलेमा खुलकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। बहुत खुलकर सामने आ गई कि अब इस तारीख के बाद लॉ कमीशन की राय का किसी से मुझे तसव्वुर करना कि वो हमारी राय के ऊपर कोई फैसला करेगा, ये नहीं हो सकता। ये चीज़ बड़ी ख़राब है। अगर वाकई वो लॉ कमीशन को हाँ और ना दोनों का इख्तियार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे मुल्क में जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हों, मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले हों, मुख्तलिफ ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हों, ऐसी जगह पर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाएगी तो मुझे लगता है बेमौका और बेमहल गुफ्तगू। हुकूमत शरीयत का लिहाज पास करती है, शरई मसाइल मामलात का ख्याल रखती है तो हम तो समर्थन करेंगे, और अगर शरीयत का लिहाज पास नहीं किया गया, उसके उसूल ज़ाब्तों को नहीं अपनाया गया, तो हम सामान्य नागरिक संहिता का खुल करके जम करके विरोध करेंगे। दूसरी तरफ 22वें लॉ कमीशन के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सुझावों की भरमार हो गई है। लॉ कमीशन ने 14 जून को नोटिस जारी किया था और देश की जनता से, धार्मिक संगठनों से 1 महीने में राय मांगी थी, लेकिन सिर्फ 14 दिनों में 8.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। नोटिफिकेशन का समय खत्म होने के बाद लॉ कमीशन सभी पक्षों से बात भी करेगा। देश की 140 करोड़ जनता से राय मांगी गई है और इसमें सिर्फ मुस्लिम ही स्टेक होल्डर नहीं है, बल्कि और धर्म के लोग भी जुड़े हैं। इसके बाद कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार होगा, लेकिन मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी अभी से ठीक उसी तरह से चिल्लाने लगे हैं जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका हो। सवाल यह है कि अगर इस कॉमन सिविल कोड में अगर महिलाओं को समान अधिकार मिलते हैं और धर्म के नाम पर चल रही कुरीतियां बंद होती हैं, तो आखिर इसमें सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथियों को परेशानी क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑन भारत। तो यूसीसी सभी धर्मों के लोगों के लिए व्यक्तिगत कानून जो सभी के लिए समान हो और देश का हर एक बाशिंदा उन सभी कानूनों के अंतर्गत हो।
चाहे बात किसी भी धर्म की हो, किसी भी जनजाति की हो। लेकिन इसी को लेकर जब तमाम सुझाव मांगे गए, सुझाव तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ जमकर राजनीति भी हो रही है। मेरे साथ में जो खास मेहमान हैं, सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी मौजूद हैं, इसके अलावा नाजिया इलाही खान है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नूर अहमद अजहरी हमारे साथ में है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद भी हमारे साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला फाजिल अहमद, मैं आप ही से सवाल करना चाह रही हूँ क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपने बतौर सारी चीजों को बहुत बखूबी अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। आखिर यूसीसी का विरोध करने के पीछे उद्देश्य क्या नजर आता है? आखिर किस बात का खौफ है? देश की पार्लियामेंट को संविधान बनाना है जी, और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और तमाम लोगों ने मिलकर के एक खूबसूरत संविधान बनाया था। इस देश में कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके लिए कानून बराबर है। आर्टिकल 19 जो हमारे प्रियम्बल का हिस्सा है, उसमें जब साफ साफ ये बात कही गई है कि भाई सिर्फ धर्म के मामले में, धार्मिक मामले में हर व्यक्ति को अपने धर्म पर उसके जीने की आजादी है। इस आजादी को आप छीनना चाहते हैं। कोई भी धर्म, प्रॉपर्टी में राइट हो, चाहे जो भी हो, सब कुछ बराबर है। आजादी छीनना चाहते हैं फाजिल अहमद? बल्कि यूसीसी तो वही एक आपको जो आजादी है वो सभी को बराबरी से आजादी देने की बात करता है। अंबर जैदी भी आपकी बात में हाँ से नहीं है। इस्लाम जो है 1400 साल से अपने बेटियों को हिस्सा दे रहा है, कोई आज नई बात नहीं है। ये सारी चीजें 1947 में काफी लंबी बहस होने के बाद। फाजिल अहमद, अगर आप ये बोले कि नई बात नहीं है, अगर उन्हें जिस तरह से संपत्ति में भी अधिकार दिया जा रहा है, फिर तो अच्छी बात है, वो एक कानून के रूप में आएगा। आखिर मुस्लिम महिलाओं, सिर्फ ये मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि ये तो अगर यूसीसी लागू होता है तो ये सभी धर्मों के लिए एक है। अंबर जैदी, अगर पहले से ही सारे अधिकार हैं, भाई फाजिल अहमद तो कह रहे हैं सभी अधिकार हैं, तो फिर क्यों आपत्ति है सबको? देखिए नैना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ईद का दिन है और मैं सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज ईद के मौके पर हम कम से कम सच बोलें और हक की बात करें, खासतौर से अगर मुस्लिम महिलाओं की बात आती है। फाजिल अहमद साहब कह रहे हैं कि पहले से सब कुछ मिल रहा है, तो फिर चिंता क्या? अगर आप पहले से सब कुछ महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाता है, तो फिर क्या बदलाव होगा? और अगर ऐसा होता, पहले से मुस्लिम महिलाओं को सारी चीजें और सारे अधिकार मिल रहे होते, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकारों को नहीं कहा गया होता तो कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। 1985 जो शाबानो केस था, उसमें जो गुजारे भत्ते के लिए एक वृद्ध महिला अपने पूर्व पति से गुजारे भत्ते के लिए उन्होंने गुहार मांगी थी, कोर्ट ने उस वक्त भी बात कही थी। सरला मुद्दल केस में भी यही मामला आया था और बार बार कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप इस पे कुछ कीजिए। संविधान सभा में बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई, आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना, लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो हमारा संविधान एक तरफ तो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान अधिकार की, लेकिन वो किसी पर लागू नहीं होते, खासतौर से देश की महिलाओं को तो समान अधिकार नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, फाजिल अहमद साहब ने कहा कि राइट टू रिलीजन एज इट इज रहेगा, किसी के भी धर्म पर, किसी की धार्मिक पद्धति पर जो रीति रिवाज है, किसी पर कुछ नहीं होने वाला है। हमारे सिर्फ सिविल राइट्स सबके बराबर हो जाएंगे, नैना के, नाजिया के, मेरे। हमारे अभी धर्म के आधार पर आने वाला है। आपको धर्म से कोई क्या होगा? वो बोल रही है, आप बीच में बोल रहे हैं, लग रही है आपको। ये तो अभी क्या होगा? नहीं फाजिल अहमद, लेकिन मुझे आप इसे ख्याली पुलाव क्यों? आप अगर जो आपत्ति, आप उस आपत्ति को तो बताइए। और अभी तो कोई ड्राफ्ट तैयार भी नहीं हुआ, अभी तो बाकायदा 1 महीने का वक्त दिया गया है, सभी से प्रस्ताव मांगे गए हैं। नैना जी सुनिए, और आर्टिकल 19 को खत्म कर सकते हैं। जब आर्टिकल का एक भी चीज को खत्म नहीं कर सकते। हमारे संविधान की जो मूल प्रस्तावना है आर्टिकल 19, जो फंडामेंटल राइट्स है, किसी को भी उसके धार्मिक आधार पर जिंदगी जीने का हक है। तो जब आर्टिकल 19 आपने गिरा पूरी जानकारी लोगों को, खासतौर से देश की महिलाओं को मत वर्गलाइए। ये महिलाओं की समान अधिकारों की बात है। आप आर्टिकल 14 से लेके आप कहीं 27 तक, 29 तक चले जाइए, सब जगह समान अधिकार। और हम अगर धार्मिक अधिकारों की बात करते हैं तो ये सारे हमारे एज इट इज रहेंगे। इनफैक्ट जो बोला गया है वो वापस मिलेगा, क्योंकि अभी तक सेक्युलरिज्म के नाम पर आर्टिकल्स है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं है। यूसीसी के लिए बदलने के बाद पहले धीरे
फाजिल अहमद, आप मुझे एक बात बताइए, मैं दूसरे गेस्ट का भी रुक करूं, लेकिन फाजिल अहमद अगर एज इट इज रहेगा तो वो बाकी सारे मुस्लिम भाइयों के लिए एज इट इज रहेगा, आपके कोई अधिकार कम नहीं होंगे। महिला के अगर अधिकार बढ़े तो क्या दिक्कत है? अगर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलता है, अगर उन्हें समानता का अधिकार मिलता है जो आपने अभी तक नहीं दिया। नूर अहमद अजहरी, आखिर क्यों पेशानी पर बल पड़ रहा है सभी के? अभी तो जो सुझाव मांगे गए सुझाव दीजिए। अगर मुस्लिम महिलाओं को, वैसे तो ये देश की सभी लोगों के लिए, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन अगर फिर भी सबसे ज्यादा अगर विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से है। मुस्लिम महिलाएं अगर सशक्त हो रही हैं, उन्हें अधिकार मिल रहा है, तो आखिर क्या परेशानी है? दरअसल आप लोग जो हवा बना रहे हैं ना इसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ये आप लोग मुसलमानों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे मुसलमानों पे थोपा जा रहा है इसको, और दूसरी कोई बात ही नहीं हो रही। विरोध के स्वर कहां से उठ रहे हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, हमें आप सुन लीजिए, आपने बुलाया है तो हमें भी सुन लीजिए। नहीं, मैं आपको दुरुस्त भी कर रही हूँ जी। भाई सुन लीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ बात यहाँ पे। बहनों की, मुस्लिम बहनों की याद आ रही ना, मुस्लिम औरतों की याद आ रही, मुस्लिम महिलाओं की बहुत याद आ रही मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिल्किस बानो महिला नहीं थी? प्रधानमंत्री क्या जकिया जाफरी महिला नहीं थी? आप लोग सुन लीजिए, अरे सुनिए, हमें मालूम है आपको ज्यादा, आपकी जबान बहुत तेज है। आप दूसरे से बात करिए। आपसे अभी आप लोग बोले, मैं नहीं बोला। आप लोग बोल भी नहीं। आप लोग सुनिए, आपको सही बात सुनने की हिम्मत नहीं है आपकी, जवाब नहीं है आपके पास। क्या बिल्किस बानो की आंखों में आंखें डालकर देश के वज़ीर आज़म ये बात कह देंगे कि तुम्हारे साथ इंसाफ हुआ है? कह देंगे? क्या है हलाला? देश में झूठ बोल रहा है, देश में सिर्फ झूठ बोल रहे आप लोग बढ़ करके चला रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ स्लोगन चला रहे हैं देश में। नूर अहमद अजहरी, जरा मुझे आप एक बात समझाइए। आप बार बार इस बात को लेकर आप बार बार जोर दे रहे हैं। आप पहले मेरी बात सुनिए। आप पहले मुझे एक बात बताइए कि अगर आप बार बार बिल्किस बानो का जिक्र करते हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्या किया गया? आखिर किस तरह से लड़ाई लड़ी गई? और अगर बाकी अन्य मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात होती है तो आखिर क्या दिक्कत है? बाद में आपकी बात सुनूंगा मैं। अभी आप रिकॉर्ड आप चला रही थी, कट्टरपंथी और मौलाना और ये सब इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सही करेंगे। तुम जैसे मौलाना की दुकान बंद करना बहुत जरूरी है। तुम जैसे मौलाना की दुकान बंद करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बताया गया है। मैं एंकर महोदया से पूछ रहा हूँ, जो आप रिकॉर्ड अभी चला रही थी, कट्टरता, क्या ये एक तरफा कट्टरता है देश में? हर तरफ से खत्म आप कीजिए। आप मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ संविधान की बात हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। सुनो ना, संविधान की बात हो रही है मौलाना साहब। आपने बोल दिया नूर अहमद अजहरी, आपने बोल दिया नूर अहमद अजहरी, जरा आप मेरी बात सुनिए। मुझे एक बात बताइए, जब भी अगर अल्पसंख्यकों की बात होती है, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक और भी बहुत से धर्म हैं और भी बहुत सी जातियां हैं, आप क्यों उसे सीधे अपने ऊपर लेते हैं? क्यों उड़ता तीर अपने ऊपर लेते हैं? यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर अभी यूसीसी कॉमन सिविल कोड की बात होती है, सभी को समान अधिकार की बात होती है, मुस्लिम बेटियों को समान अधिकार की बात होती है, तो आखिर क्यों दिक्कत है? नाजिया इलाही खान, अगर यूसीसी लागू होता है, अगर समान अधिकार की बात होती है, तो कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो मुस्लिम बेटियों को अभी तक जो नहीं मिल रहे थे अब मिलेंगे? प्लीज संक्षेप में बताइएगा, ब्रेक पे जाना है जी। सबसे ज्यादा तो हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी मिल जाएगी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में। हमें शिक्षा की आजादी मिलेगी। हमें अपने फ्यूचर को कैसे बनाना है, अपने मुस्तकबिल को कैसे सजाना है। तुम चुप हो जाओ मुल्ला, तुम चुप हो जाओ। सुनो चुप हो जाओ एकदम। जब औरत
बोले तो चुप रहना सीखो, जब औरत बोले तो तमीज से बैठो, जब औरत बोले तो तमीज से बैठो, तमीज तो सीखने नहीं। नाज़िर इलाही खान, अभी तक ये चीज कभी देखी नहीं है तो जाहिर सी बात है चिंता बढ़ना इनकी बनती भी है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का यहाँ पे आप जिक्र कर रहे हैं नूर अहमद अजहरी, आप ये मान के चलिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उन्हें रोका है ना मुस्लिम महिलाओं को। शब्दों की जरूर आप मर्यादा का ध्यान रखें, ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल ना हो क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं। मैं सवाल नूर अहमद अजहरी आप ही से करना चाह रही हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपने कहा कि कई अधिकार हैं जो मुस्लिम महिलाओं को अभी तक मिलते रहे हैं। अगर अधिकार मिलते रहे हैं तो फिर अगर यूसीसी भी लागू होता है तो क्यों आपत्ति है? आखिर क्यों ये मुस्लिम महिलाएं इतने लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं, नाराजगी जता रही हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं? पहले तो मैं ये कह दूं, हमर बहन है, मैंने कई बार उनके साथ में बैठा हूँ जी। हमारे उनके ख्यालात अलग हैं, ये अलग बात है, लेकिन वो शब्द अच्छे होते हैं, वो गलत नहीं बोलती, मुझे कोई ऐतराज नहीं। जिस तरह से नाजिया जी ने अभी फाजिल भाई जब बीच में बोले, उन्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए था, वो बोले जिस तरह से उनके अल्फाज थे, ऐसे अल्फाज भाई मेरे लिए इस्तेमाल हो। मैंने इसलिए आप सभी से दरख्वास्त किया, आप सभी मेरे लिए टीवी स्क्रीन पर आए, माननीय गेस्ट, प्लीज सभी मर्यादाओं का ध्यान रखें। मैं भी किसी के लिए गलत नहीं बोलता और ना ही मैं सुन पाऊंगा। जी जी। आखिरी बात ये है, मैं ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मैं ये चाहता हूँ, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था और मैंने कल भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मतलब इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें आ रही है, उसका एक खाका हमारे सामने आना चाहिए जो नहीं है। नूर अहमद अजहरी, जो प्रस्ताव मांगे गए, जो सुझाव मांगे गए, क्या वो सुझाव आपकी तरफ से भेजे गए? मैं एक व्यक्तिगत तौर से आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ नूर अहमद अजहरी, सुनिए प्लीज सुनिए, क्या आपने कोई सुझाव अभी तक भेजा है कि प्रधानमंत्री महोदय या फिर केंद्र सरकार को कि साहब जो ड्राफ्ट बनाएंगे हमारी इन जो सुझावों को भी शामिल करें? क्या आपने इस तरह का कोई सुझाव भेजा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मुस्लिम औरतें भी 7 फेरे लेंगी? क्या नहीं नूर अहमद अजहरी, देखिए ये धर्मों के, अरे भाई रीति रिवाजों की बात ही नहीं हो रही है नूर अहमद अजहरी। मुझे एक बात, आप यही तो बात हो जाती है, सुझाव की जरूरत कोई नहीं है। अधिकार और रीति रिवाजों में बहुत अंतर है। नूर अहमद अजहरी, आप इतने ज़हीन, आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, आप ऐसे उलझुल दलीलें देंगे लोगों को भड़काने की या फिर उसको बरगलाने की कोशिश करेंगे, कैसे चलेगा? ये भड़काना नहीं है। अरे भाई ये भड़काना ही है। अगर आप कहेंगे कि भाई मुस्लिम बहनें अगर फेरे लेंगी, क्यों लेंगी? अगर वो हिंदू रीति रिवाज और मुस्लिम रीति रिवाज अलग है, यूसीसी में रीति रिवाज थोड़ी ना एक हो जा रहे हैं। एक ही समुदाय से बार बार सवाल हो रहे हैं, तो अरे आप, मेरा फर्ज है, मैं सवाल नाज़िर इलाही खान, आप मुझे बताइए, क्योंकि आप एक्टिविस्ट होने के साथ साथ आप एक एडवोकेट भी हैं, यूसीसी क्या सभी रीति रिवाजों को एक करने की बात है या फिर कॉमन सिविल राइट देने की बात करता है? बिल्कुल कॉमन सिविल राइट देने की बात करता है, जो आर्टिकल 44 भी बहुत पहले संविधान में 23 नवंबर 1948 की ही बात मैं कर देती हूँ। देखिए, अगर सारे संवैधानिक राइट्स मुस्लिम महिलाओं को मिल जाते तो 3 तलाक के लिए इतने सालों तक 2017 तक हमारी मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की गुहार मैंने भी लगाई 2016 में अपने क्लाइंट्स को लेकर के। पश्चिम बंगाल से 100 से ऊपर क्लाइंट्स का पिटीशन मैंने फाइल किया था। तो उनको वो जो पीड़िता हो रही थी, उनको जो तकलीफ दी जा रही थी, तभी ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गई। इसके बाद आप सोचे कि बच्चियों की निकाह छोटी उम्र में करा दी जाती है, बच्चियों को तलाक दे करके उसको बच्चे के साथ निकाल दिया जाता है, मर्द दूसरी शादी कर लेता है। हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी इतना ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव है कि तलाकशुदा लड़कियों की शादी बिल्कुल नहीं हो पाती। लेकिन नाज़िर इलाही खान, जब अगर यूसीसी की बात हो रही, नूर अहमद अजहरी अगर रीति रिवाजों को बदलने की बात कहेंगे तो ये तो बरगलाना ही हुआ ना। मुझे जरा इस बात को समझाइए फाजिल अहमद, ये बरगलाना नहीं हुआ तो इसे मैं क्या कहूँ? अगर ये कहें कि भाई फेरे लेंगे, फिर बोलेंगे कि भाई क्या चर्च में जाके शादी करेंगे। यूसीसी को लेकर आप सही जानकारी तो लोगों तक पहुंचाइए, वो आपको कॉमन राइट देता है। ये तो बरगलाना हुआ फाजिल अहमद। जो मंदिर जा रहा है वो मंदिर जाएगा। यहाँ पर रिलीजन को लेकर कोई बात नहीं मौलाना साहब, यहाँ पर सिर्फ इक्वल राइट्स की बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो महिलाओं को, पुरुषों को इक्वल राइट्स देगा, कोई रिलीजन की बात नहीं है यहाँ पर। जब तक ड्राफ्ट नहीं आता है तब तक किसी
कोई नहीं, अभी 8 लाख आपने कहा कि 8 लाख सुझाव दिए गए, तो सुझाव 8.5 लाख जी बात होगी, क्या वो ड्राफ्ट तैयार करते हैं? अरे लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूँ, फाजिल अहमद या नूर अहमद अजहरी ने क्या कोई सुझाव दिए हैं? क्या कोई सुझाव दिए? जरा मैं अपने दर्शकों को बताऊं, इस समय की एक बड़ी खबर यह है कि यूसीसी पर फारूक अब्दुल्ला ने एक भड़काऊ बयान दिया है। क्या बयान दिया है? यूसीसी के पैसे से कहीं तूफान ना आ जाए, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। उनका ये भड़काऊ बयान, उनका कहना है यूसीसी लागू करने से पहले सोचना होगा सरकार को, मुस्लिमों का अपना शरीयत कानून है, ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। कहीं इस पैसे से तूफान ना आ जाए। भड़काऊ बयान फारूक अब्दुल्ला का क्या है, सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए। और इसको, इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। तो आपने सुना फारूक अब्दुल्ला किस तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अंबर जैदी, ये भड़काऊ बयान नहीं तो क्या? आपको याद होगा इसके पहले 370 को लेकर, यूसीसी को लेकर या सीएए को लेकर भी यही बातें कही गई थी, लेकिन जब वो शांतिपूर्वक हुआ तो एक बार फिर से बौखलाहट ही आई है। अंबर जैदी, बिल्कुल नैना, यही बात मैं कहने वाली थी। जो अभी आपने कहा है कि 370-35A जब कश्मीर में लागू होने उसके एब्रोगेशन की बात हुई थी, तो ये वही सारे अलगाववादी पार्टी वाले हैं जिनकी राजनीति के दिए फड़फड़ा रहे हैं और जिनके दिए बुझने से पहले ये हर एक को मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पोलराइजेशन हो, मुसलमानों को भड़काएं, और ये अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि जो खो चुके थे तो पहले। लेकिन फाजिल अहमद, फड़फड़ाना तो ये शब्द बहुत साधारण सा है, हम तो बोलचाल की भाषा के साथ साथ कई तरह के फ्रेज होते हैं। नहीं प्लीज, इस तरह से बात नहीं, ऐसे नहीं। अंबर ठीक है, हम ना इस चर्चा के बाद में हम शब्दावली पर एक जरूर क्लास लेंगे, बात करेंगे। शब्दों का मर्यादा, आप नेशनल चैनल पर बैठकर शब्दों की बात को करना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये कोई गलत शब्द नहीं। अच्छा ठीक है, जरा फाजिल अहमद आप ही मुझे बता दीजिए, मैं कह रही हूँ कि ये फारूक अब्दुल्ला का बयान, ये उनकी बौखलाहट नजर नहीं आती, ये उनकी जो जमीन खिसकती नजर आती राजनीतिक दल की, उस वजह से ये उनकी वाकई में कहीं ना कहीं उनकी फड़फड़ाहट और दिल की परेशानी नजर आती है। ये भड़काना नहीं है तो और क्या है? फाजिल अहमद, फाजिल अहमद आवाज आ रही है आपको? फाजिल अहमद तक आवाज नहीं जा रही। नूर अहमद अजहरी, ये उनकी तकलीफ नहीं तो और क्या? ये भड़काऊ बयान नहीं तो और क्या है? तकलीफ तो कह सकती हैं आप, लेकिन इसे आप भड़काना नहीं कह सकती हैं। अपनी जबान में आप कुछ भी कहें, उन्होंने एक बात कही, सही बात कही उन्होंने। हालात देश के किस तरह के हैं, आप हमारे जो पर्सनल अधिकार हैं वो हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा अधिकार छीने जा रहे हैं, अधिकार जो सिर्फ एक तरफा है, छीने जा रहे हैं मर्दों के। इसमें क्या बताइए ना। और अगर ये बिल्कुल भड़काऊ भाषण, और फारूक अब्दुल्ला पूरी फैमिली भड़काऊ भाषण ही हमेशा दिए हैं। अभी मैं एक बात बोला, नहीं नूर अहमद अजहरी, जरा ये बताइए कौन से अधिकार छीने जा रहे हैं आपके, जरा बताइए तो सही। आपकी बात पूरा देश सुन रहा है सर। रहेंगे, कैसे शादी करेंगे, ये हमारे अधिकार। अरे निकाह ही होगा, अरे निकाह ही होगा, लेकिन 3 तलाक नहीं होगा। जो एक बार फोन पे या SMS कर दिया तलाक तलाक तलाक, वो नहीं होगा। क्या ये आपका अधिकार छीन जा रहा है, इसीलिए आपको तकलीफ है? क्या अगर बराबरी से मुस्लिम महिलाओं को अगर बराबरी के अधिकार दिए जा रहे हैं, ये आपको अधिकार छीन जाने की तकलीफ है? शर्म आनी चाहिए आपको मौलाना साहब जी को। नूर अहमद अजहरी, शर्म आनी चाहिए। अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नैना, मैं एक बिल्कुल निकाह होगा, तहरीर होगा, जहेज नहीं होगा, ठीक है, जहेज बिल्कुल नहीं होगा, हलाला नहीं होगा, खुला नहीं होगा। तो जितनी भी दकियानूस और इडियोटिक रिचुअल्स थे उसको खत्म किए
ले जाएंगे। और मैं आपसे मौलाना साहब एक बात बहुत इज्जत से पूछ रही हूँ कि अगर वाकई में मुस्लिम महिलाओं को अपनी इज्जत दी होती तो क्या आज मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई होती? क्या आज हम जैसी महिलाएं खड़े होकर के आवाज ऊंची करते? और ये मुस्लिम कम्युनिटी ने कभी भी मुस्लिम महिलाओं को इज्जत नहीं दिया। लेकिन देखिए, श्रीमती ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, उनको ईद की नमाज में बुलाया जाता है और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बुलाता है, कलकत्ता खिलाफत कमेटी, और वो प्रोवोकेटिव स्पीच देती हैं। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैंने 108 चिट्ठियां भेजी हैं कि उनको कंट्रोल कीजिए। आप लोगों की तरफ से एक भी जवाब नहीं आया। मैंने हाई कोर्ट केस किया, लेकिन नाज़िर इलाही खान ये सोचिए ना कि हो सकता है कि अगर वो कोई और व्यक्ति अगर चिट्ठियां देता तो शायद जवाब आ जाता, लेकिन अंबर जैदी जरा मुझे इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। नूर अहमद अजहरी को ये लगता है कि यूपीसी लागू हो जाएगा तो निकाह नहीं होगा बल्कि 7 फेरे लिए जाएंगे। ये भड़काऊ बात नहीं है तो और क्या है, ये चिंता नहीं तो और क्या है। नहीं, नूर अहमद अजहरी ऐसे नहीं, प्लीज। आज भी खड़ी आप बैठा भी रही है, आप बैठा भी रही है तो नजर बैठ करके। समाज का दुर्भाग्य है। अरे आप लोगों की चिंता है नूर अहमद अजहरी जी। आप बैठा रही हो, आप मुस्लिम औरतों के साथ खेल रही हो। आप खेलना क्या होगा ये मेरे साथी जो है वो बताएंगे। अंबर जैदी जो मेरी पैनलिस्ट साथी वो बताएंगे। अंबर जैदी आखिर कौन अभी तक अधिकारों से खेलता है, जरा समझाइए। ये किस तरह की बातें हैं? आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, ताकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दुकान ना बंद हो जाए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो फिर आप जैसे लोग करेंगे क्या? आप किस तरह से कमाई करेंगे? किस तरह से इस मुस्लिम समाज की आप रहबरी करेंगे? थोड़ा शर्म कर लीजिए और मुसलमान समाज को सिर्फ वोट बैंक ना बना के रखिए सिर्फ अपने फायदे के लिए। इस देश की महिलाओं को, इस देश के समाज को, मुस्लिम समाज को अगर बराबरी का अधिकार है, अगर मुख्यधारा से जुड़ने का मौका मिल रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपके हिसाब से आप मुस्लिम समाज की बेहतरी चाहते हैं, हम तो दुश्मन है, तो आप क्यों इस देश के मुस्लिम समाज का भला नहीं चाहते? अगर उनको समान अधिकार मिल जाते हैं, वो मुख्यधारा से जुड़ जाते हैं। आप लोगों की समस्या क्या है? मुझे आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास विरोध करने के लिए कोई भी इस तरह का आधार नहीं है, फैक्ट्स नहीं है जिसपे आप विरोध कर सके। सिर्फ और सिर्फ मकसद आपका यह है कि आप समाज को भड़का सके और आपकी जो दुकान है उसको बचा सके। अब इस देश में कोई भी दुकानें, कोई भी एनजीओ नहीं चलेंगे, संविधान के नाम पर पैरेलल जुडिशियल सिस्टम नहीं चलेगा। अच्छा, लेकिन नूर अहमद अजहरी आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, इसका जवाब मैं चाहूंगी फाजिल अहमद जरूर दे। फाजिल अहमद, आधे से ज्यादा ऐसे मुस्लिम मुल्क हैं जहां पर यूसीसी लागू है, समानता का अधिकार वहां पर हर जगह है। मुस्लिम समाज में भी जो अधिकार यहाँ पर मुस्लिम पुरुषों को हैं वही मुस्लिम महिलाओं को भी है। अगर यूसीसी हिंदुस्तान में लागू होता है तो चिंता किस बात की है? क्या यही कि इस तरह से फिर मैं अगर मौलाना साहब का नाम लूंगी या फिर मैं नूर अहमद अजहरी की बात कहूंगी कि भाई जो सबकी चिंता बढ़ रही है, जो अभी तक जिन सबकी दुकानदारी चलती आ रही थी वो सब बंद होती नजर आएगी? नैना जी, हमारे देश में एक कानून बना, दहेज निरोधक अधिनियम। हिंदू मुसलमान दहेज निरोधक अधिनियम में 1 रुपया भी कोई ले दे नहीं सकता। लेकिन आज भी हिंदू समाज के लोग तिलक के नाम पर पैसे ले रहे, दे रहे। कानून पास होने के बावजूद भी हिंदू समाज के लोग जो है डाउरी एक्ट है। हिंदू धर्म बहुत स्ट्रिक्ट है। मुसलमान पहले मैं आपको दुरुस्त कर दूं, संविधान में डॉरी एक्ट है, वहां पर डॉरी लेने वाले और डॉरी देने वालों पर सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब जो हलाला करते थे, जो 3 तलाक थे, क्या उन पर कोई एक्शन लेता था? यहाँ पर 3 तलाक की वो सुविधा नहीं है, यहाँ पर तलाक को लेकर कानून है और एक पक्ष कार्रवाई नहीं होती। अगर वही अधिकार हिंदू महिलाओं की तरह मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा है तो दिक्कत किस बात की है? तिलक दे रहे, दोनों काम कर रहे हैं। आप देने वाले होते कौन है? आप अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में डालने वाले होते कौन है कि आप देंगे? आप हैं कौन? आप हैं कौन? आप हैं कौन? इस अथॉरिटी की पोजीशन में आप डाल रहे हैं खुद को। इस अथॉरिटी की पोजीशन में आप डाल रहे हैं खुद को। आप हैं कौन? आप देंगे हमें फ्रीडम? आप देंगे हमें फंडामेंटल राइट? नहीं, आपकी दुकान बंद होगी। सारे ये मुस्लिम
ऑर्गेनाइजेशन की दुकान बंद होगी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दुकान बंद होगी जहाँ औरतों को जलील किया जाता है, ये मुल्लाओं की दुकान बंद होगी जहाँ औरतों को बेइज्जत किया जाता है। ये आप लोगों की दुकान बंद करने का समय आ चुका है, एकदम घंटी बज गई है और हम जैसी मुसलमान औरतें आपके विरोध में खड़े रहे। एक एक करके हम बोलेंगे तुम महिला बन जाओगी और तुम किसी के लिए कुछ कहो तो कोई बात नहीं है। मना कीजिए श्रीमती ममता बनर्जी को की आवाज में आने के लिए, मना कीजिए। 108 करके ऐसे चर्चा नहीं होगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, प्लीज एक एक करके। डराओ नहीं आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, डराओ नहीं आप किसी को। अरे नूर अहमद अजहरी डरा कौन रहा है? मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ कि क्या नूर अहमद अजहरी क्या सुझाव देंगे जो सरकार की तरफ से सुझाव मांगे गए हैं यूसीसी को? वो नहीं देंगे, लोगों को डराएंगे, लोगों को भड़काएंगे और उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर यूसीसी लागू हो गया तो ये अधिकार छिन जाएंगे। आपने नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोला है नूर अहमद अजहरी, आपने नेशनल टेलीविजन पे बोला है कि अगर यूसीसी लागू होगा तो निकाह की जगह 7 फेरे होंगे। ये झूठ नहीं तो और क्या है? झूठ बोलते हैं। ये जो नरेंद्र मोदी से लेके आप तक, अरे झूठ बोलना मौलाना साहब बंद कीजिए। अरे झूठ कौन बोल रहा है? आपने अभी मेरी डिबेट में बोली ये बात। नरेंद्र मोदी से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर आप सिखा रहे थे, पूरी दुनिया में झूठ आप लोग बोल रहे हो। चौड़ा आपने नाजिया सिखा दिया, आप झूठे हैं, आप तो नेशनल टेलीविजन पर आपको एकदम टाइम लग गया। नूर अहमद अजहरी मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है ये बोलते हुए। आप बड़े ज़हीन और पढ़े लिखे इंसान में आपको समझ रही थी, लेकिन आप लोगों को डरा रहे हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं, आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब यूसीसी लागू हो गया तो ये अधिकार छिन गए। आप मुझे एक बात बताइए, जब सीएए एनआरसी की बात होती है तो यही बात आप कहते हैं कि भाई धर्म के नाम पर कैसे अलग कर सकते हैं, जब अगर यूसीसी की बात होती है तो आप कहते हैं धर्म के नाम पर कैसे कर सकते हैं। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? ऐसा नहीं चलेगा। अरे सुझाव दीजिए ना आप नूर अहमद अजहरी। देखिए, चिंता बढ़ना, सबकी पेशानी पर बल आना, ये अब स्वाभाविक नजर आ रहा है, लेकिन नेशनल टीवी पर पूरे हिंदुस्तान ने देखा है आपने क्या कहा। आप सभी मेरे साथ में जुड़े इस चर्चा में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर ये यूसीसी को लेकर जो सुझाव मांगे जा रहे हैं उसका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। जो सुझाव दिए जाएंगे उसके आधार पर सरकार ड्राफ्ट तैयार करेगी, लेकिन उसके पहले यूसीसी को लेकर जो देश में एक माहौल क्रिएट करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं।